आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया को और खासकर अपने ही देश की बात करें तो कोरोना से जागृत करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी यही है और इससे क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, लगातार इससे हम बात कर रहे हैं। किस तरह से आप अपना बचाव इससे कर सकते हैं, पिछले 2 साल से हम लगातार अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब पूरा विश्व जो है कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के सामने खड़ा हुआ है, जो कि एक मुसीबत बनकर हमारे सामने है। इसकी गंभीरता, ट्रांसमिशन रेट और लक्षणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहते हैं कि डेल्टा की तुलना में इस वेरिएंट के कई गुना ज्यादा संक्रामक है और भारत में इसके मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश की स्थिति क्या हो सकती है और आपको इससे किस तरह से बच के रहना है। आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ प्रश्न होंगे कोरोना से संबंधित, ओमिक्रॉन से संबंधित। तो आइए उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज भी विशेषकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, खबर ये आ रही है कि दिल्ली में कल से रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। इसका अर्थ साफ साफ ये निकल रहा है कि मामलों में अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें हम रोजाना देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि शायद लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। क्या ये सही है? हाँ, देखिए, बहुत चिंता की बात है कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये 370 के करीब केस हो गए। आज 370-390 केस रिकॉर्ड हुए हैं और ये पॉजिटिविटी रेट जिसको हम बोलते हैं वो 0.5 के करीब पहुंच रही है। तो ये एक चिंता का विषय होता है और इस पे जो सरकार का ग्रेडेड रेस्पॉन्स प्लान होता है उसके हिसाब से ये येलो अलर्ट लागू हो जाता है। ये इसीलिए लागू किया जाता है कि जिससे और आगे केस बढ़ने से रोका जाए। और इसका जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे आपने खुद कहा कि कल रात 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जिससे कि आगे ये केस रोकने में कुछ मदद मिले। जी डॉक्टर, दिल्ली में बहुत तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेके कितना खतरा है, खासकर दिल्ली के लोगों की अगर बात करें, कितना संक्रामक है ये और क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए, आज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले दिनों में हमने देखा कि ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में करीब 70-80 केस रिपोर्ट हुए हैं ओमिक्रॉन के। तो ये एक चिंता की बात तो है ही। और प्रिकॉशन तो देखिए हम लोगों ने वही कि कोई भी, चूंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है और शुरू से ही लगातार यही बात सब जगह से बोली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी, सारे डॉक्टर, सभी ने, मीडिया में भी आप सब लोगों ने हमेशा यही संदेश भेजा है कि आपको मास्क लगाना है अगर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, जितनी सामाजिक दूरी जरूर फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करें और अपने हाथों की लगातार सफाई करें, क्योंकि यही एक बचाव के तरीके हैं। और दूसरा जो तरीका है टीकाकरण, वो हमारे देश में लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है राइट डायरेक्शन में। और जैसा अभी हम लोगों ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब निकट भविष्य में बच्चों का टीकाकरण भी होगा और जो हमारे हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर हैं या जो सीनियर सिटीजन है जिनको कोमोर्बिडिटी है, उनको जो है वो तीसरी डोज की बात भी हो रही है। जी डॉक्टर, कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए कोविड का टीका कितना जरूरी है, दोनों डोजेस कितनी जरूरी है और सिंगल डोज कितनी जरूरी है? हाँ, देखिए, ये पाया गया है जो और देशों में ये तीसरी डोज जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डोज कह लीजिए या बूस्टर डोज कह लीजिए, उसमें ये पाया गया कि 50-60% से लेकर 80-90% तक जो है प्रभावी पाई गई है ओमिक्रॉन से बचाने में, डिफरेंट वैक्सीन। तो डेफिनेटली अगर हम ये भी माने कि वो 60-70% भी प्रभावी है तो भी वो काफी फायदेमंद होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी जो छोटे बच्चे हैं 15 से 18
उनके लिए तो प्राइमरी वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं और 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज है, उनके लिए जो है प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज या थर्ड डोज का प्रावधान किया जा रहा है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना महामारी की अगर पिछली लहर की बात करें तो उसमें सर्दी, खांसी और बुखार इसके सबसे आम लक्षण माने जाते थे। अब कैसे पता लगाएंगे कि हमें ओमिक्रॉन वायरस ने घेरा है या कोरोना का जो पिछला वायरस है डेल्टा उसने हमें घेरा है? देखिए, ये तो एक अच्छी बात जो मैं कह सकता हूँ कि ओमिक्रॉन के जो अभी तक लक्षण आए हैं वो बहुत से लोगों में तो कोई लक्षण ही नहीं पाया गया। सिर्फ मामूली गले में खराश, सर्दी या जुकाम है या शरीर में दर्द है। और जब वो जांच कराने गए तो किया गया तो कि वो उसमें कोरोना वायरस है। और फिर उसका जब जीन टेस्टिंग हुई तो पता लगा ओमिक्रॉन है। क्योंकि ये बाहर से ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं तो सरकारें सब जगह सतर्क हो रही हैं और इनकी जीन सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो जीन सीक्वेंसिंग में ये पाया गया है कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया। लेकिन जितने भी केस अभी तक हुए हैं, देश में करीब 400 से ज्यादा केस हुए, वो सभी बहुत ही हल्के लक्षण वाले, या तो काफी लोगों में कोई खास लक्षण नहीं मिले, सिर्फ उनकी टेस्टिंग हुई तो उसमें ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ गया, या बहुत ही मामूली लक्षण है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इससे ये है कि सावधानी नहीं हटानी। हम ये मान के चले कि चूंकि ये वायरस के लक्षण बहुत हल्के हैं तो हम फिर वो सावधानी ना बरतें, हम अपना जो है मास्क ना पहने और अननेसेसरी जो है भीड़ में क्राउडेड प्लेस में जाते रहें या अपने फेस्टिवल्स मनाते रहें या मेलों में, बाजारों में, कहीं भी जाते रहें और अपने हाथों की सफाई है, तो फिर ये केस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और कभी वायरस देखिए आगे की फेज में जाके सीरियस भी हो सकता है। अभी इसका माइल्ड नेचर है, इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, लेकिन कब ये सीरियस हो जाए हम कह नहीं सकते क्योंकि नया वायरस है। तो इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, लोगों में एक धारणा सी बनी हुई है कि क्योंकि सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके लक्षण जो हैं बहुत सामान्य लक्षण होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की तरह होते हैं, इतना इन्फेक्शियस नहीं होता कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। इससे लोगों में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, पहले जैसे जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको उतना पूरी तरह से अपना नहीं रहे हैं। हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि हाँ, ओमिक्रॉन के केसेस उतना जो है संक्रामक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बचना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि मामूली बीमारी है तो एक लापरवाही की बात आ जाती है, क्योंकि जब समाज में चर्चा होती है कि अच्छा भाई ओमिक्रॉन में कुछ खास लक्षण नहीं हुए, मरीज सीरियस नहीं हो रहा, उसको आईसीयू में नहीं भर्ती होना पड़ रहा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, निमोनिया नहीं हो रहा, तो उनमें एक सामान्यता जो है वो ढीलापन आ जाता है। वो सोचते हैं इससे, लेकिन ये देखिए चूंकि नया वायरस है, हो सकता है आगे चल के ये सीरियस हो जाए, इसलिए बचना बहुत जरूरी है। और फिर हम बार बार सभी से निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे, सुझाव भी देंगे कि वो हमेशा घर के बाहर जब निकलते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से मास्क पहन के जाएं, मास्क को हमेशा नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढकें, जहां तक संभव हो अननेसेसरी क्राउडिंग ना करें, जितनी भी सामाजिक दूरी जितनी भी पॉसिबल हो सकती है जिस जगह वो बना के रखें, और अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करते रहें। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है वो वैक्सीन तुरंत लगवाएं, जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो सेकंड डोज लगवाएं। और जो आगे 10 जनवरी से जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अगली प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज दी जाएगी, तो जब उनका नंबर आता है तो वो जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता जो हैं दिल्ली से धर्मवीर जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। जी नवीन जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका। धर्मवीर जी, आपका प्रश्न क्या है? आप हेलो। हाँ हेलो, हाँ आप बताएंगे आपका प्रश्न क्या है? जैसे कि 3 जनवरी और 10 जनवरी और जो बूस्टर डोज 10 जनवरी के लिए दी गई है, हाँ जी, जो 10 जनवरी की जो डेट बूस्टर डोज के लिए दी गई है, उसका क्या पैमाना है कि कितने दिन बाद, जो जैसे कि पहली डोज 84 दिन बाद लगी, दूसरी डोज
ऐसे ये तीसरी जो बूस्टर जो लगेगा ये किस तरीके से, कितने दिन बाद, कितना टाइमिंग इसकी आपने की है, इसका कुछ बताइएगा। और ये बताइए डॉक्टर साहब, आप अभी सही बात कर रहे हैं कि ये लोग अभी ओमिक्रॉन को समझ रहे हैं। अगर इसने अपना टेढ़ा रुख कर लिया तो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सरकार ने अभी आधा कदम उठाया डॉक्टर साहब कि रात का कर्फ्यू लगाया है। अभी इनको सख्ती भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जैसे पहले जो मास्क नहीं पहनता था चालान करते थे, ऐसे ही दोबारा इनको स्टेप लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बीमार बुजुर्गों को जो 10 तारीख से तीसरी डोज की बात की जा रही है, उसमें पीरियड कितना होना चाहिए दूसरी और तीसरी डोज के बीच में? हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा जी। और ज्यादातर हम लोगों ने ये देखा है, ये स्टडी हुई है कि जो भी वैक्सीनेशन होता है हमारा, जो सेकंड डोज जैसे 2 डोज के बाद पूरा हो जाता है, या जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, जो मान लीजिए वैक्सीन नहीं या वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उससे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और ये इम्यूनिटी दोनों से जो है 6 महीने में कम हो जाती है। तो 6 महीने के बाद अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो ये इम्यूनिटी का लेवल काफी बढ़ जाता है। और ये ओमिक्रॉन से बचाने में भी हमें प्रभावी पाया गया है, या और अभी वायरस के नए रूप भी आ सकते हैं तो उनसे भी बचाने में प्रभावी होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये तीसरी डोज का सुझाव दिया गया। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे पिछले साल, इसी साल जब 16 जनवरी से ये हमारा शुरू हुआ था कार्यक्रम, और उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर और जो सफाई कर्मचारी या हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे उनको वैक्सीन लगी थी। और 60 साल से हो तो उन लोगों को लगे हुए ऑलमोस्ट जो है एक साल हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं को बूस्टर डोज की बात की जा रही है। जी डॉक्टर, कहा गया है कि गंभीर बीमारियों वाले जो 60 से ऊपर के लोग हैं उन्हें तीसरी डोज लगेगी। इन गंभीर बीमारियों में किस किस बीमारियों को शामिल किया जा रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे ज्यादा तो जो हमारे पेशेंट जो डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, गुर्दे की डिजीज के पेशेंट हैं, HIV के पेशेंट हैं, या जिनका कोई ट्रांसप्लांट वगैरह हो चुका है, या जो लोग कोई स्टेरॉइड वगैरह की दवाइयां लेते हैं कुछ बीमारियों के लिए, या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां लेते हैं, तो ये सारे मरीज जो है वो ऐसी स्थिति में जिनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है। और इन लोगों को जब वायरल का इन्फेक्शन होता है तो वो सीरियस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये सब लोग जो है जिसको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, तो ये अपने डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से उनके से तीसरी डोज के लिए रिकमेंडेशन ले सकते हैं, और वो तीसरी डोज उनको दी जानी चाहिए। चर्चा करेंगे हम इस पे आगे भी। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन भाई। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सबको भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाह रहा था कि कम से कम कितनी उम्र के बच्चों को डोज लगेगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के बच्चों को डोज लगेगी, ये जानना चाहता। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपका ये ग्रेडेड मतलब जो फेजेज वाइज लगी जाएगी। अभी जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सबसे पहले ये डोज दी जाएगी। और इसमें जो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उस पर चूंकि ये रिसर्च हुई थी और उसमें ये सेफ भी पाई गई थी, प्रभावी पाई गई थी, तो अभी केवल कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों पे दी गई थी। हालांकि जो पिछले 6 महीने से स्टडी चल रही है वो 2 वैक्सीन की चल रही है। जाइकोव-डी जो है कैडिला की है वो 12 से 18 साल के बच्चों पे चली थी, और कोवैक्सीन की 3 ग्रुप में चली थी। एक 2 से 6 साल के बच्चों, 6 से 12 साल के बच्चे, और 12 से 18 साल के। परंतु अभी जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने ये सारे डाटा देख के ये डिसीजन लिया है कि अभी हम शुरू में 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज देंगे, जिसके के जो शुरुआती जो प्रभाव पाया गया वो काफी अच्छा पाया गया, उससे सेफ्टी भी पाई गई और प्रभावी भी पाई गई। जी, हमारे अगले श्रोता हैं मुंबई के ठाणे से गुरुनाथ जी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या प्रश्न है? प्रश्न मेरा सर ये अपना वैक्सीन के बारे में। सर ये जो नेजल वैक्सीन भी आने वाली है, और सर ये DNA वैक्सीन के बारे में जो बात हो रही है सर, ये किस प्रकार की वैक्सीन है, किस किस को कब दी जाएगी? थैंक यू सर। जी, दोनों अच्छे सवाल है आप। देखिए, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। जो DNA वैक्सीन है वो जाइडस कैडिला की ही वैक्सीन है, जाइकोव-डी, और जो नेजल वैक्सीन है वो भी वो है। तो अभी उस पे देखिए पूरी तरीके से उसके जो है वो रिजल्ट नहीं आए हैं। जब वो रिजल्ट आ जाएंगे तब उसकी किस तरीके से लगेंगी, कितनी डोज लगेगी, और तभी उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। परंतु उस पर रिसर्च लगातार जारी है
जी। और जब परिणाम आएंगे तो आपको उसके बारे में पता लग पाएगा। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, ओमिक्रॉन का जो सबसे ज्यादा संक्रमण है वो युवाओं पे ज्यादा हो रहा है, ऐसा स्टडीज आ रही हैं। क्या इसकी गंभीरता को देखते हुए 15 से 18 साल के बच्चों के टीके शुरू कर दिए गए हैं? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल निश्चित आपका, ये होता क्या है कि देखिए जो भी बाहर निकलता है, युवा वर्ग या जो कार्य वर्ग है, वो बाहर निकलता तो उसके एक्सपोजर होने की संभावना हमेशा जाती है जी। क्योंकि जो अभी देखिए छोटे बच्चे काफी हद तक घरों में ही थे, उनको स्कूल से जाने से भी रोका जा रहा था, और जो बड़े बुजुर्ग है वो भी काफी हद तक घर के भीतर ही रहते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। तो जो एक्टिव ग्रुप है, इसी देखे तो जो 15 से 18 साल के बच्चे, ये वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट क्लास के बच्चे हैं, जो काफी एग्जाम में भी जा रहे हैं, कंपटीशन में भी है, तो उनके एक्सपोजर होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। इसीलिए जो एक सामान्य बात है कि भाई उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि वो अगर वैक्सीनेशन है तो काफी हद तक वो सुरक्षित हो जाएंगे और वो आगे जो है बहुत से कंपटीशन में भाग ले सकेंगे, एग्जाम में भाग ले सकेंगे। तो शुरुआत में 15 से 18 साल के बच्चों को कवर किया जा रहा है, जो लगभग 8 करोड़ के करीब हमारे देश में अनुमान है कि ये बच्चे होंगे। हमारे अगली श्रोता हैं बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं, उनकी जिज्ञासा। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, ठीक है, या फिर वो हम राजधानी दिल्ली की बात करें, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी वहां पे बताया कि नाइट कर्फ्यू लगेगी, जिस तरह ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। दूसरा, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे फिर या यूपी की बात की जाए, तो इसलिए सर अभी इधर जो है जो ये क्या नाम है शादी वगैरह आने वाला है, ऐसे में ओमिक्रॉन को कैसे रोका जाए? क्योंकि जहां भी होगा, चाहे जहां भी शादी होगी तो भीड़ भाड़ जरूर होगी, और हम देख रहे हैं ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, तो ऐसे में ओमिक्रॉन का बचाव कैसे होगी? जी डॉक्टर, देखिए, आपकी जो चिंता है वो बहुत ही वाजिब है, और अगर ये सभी जो जागरूक नागरिक है वो अगर इसी तरीके की चिंता करें तभी हम उससे बच पाएंगे। क्योंकि जब ये देखिए कोई भी जो कर्फ्यू लगाया जाता है, या हम जो है लॉकडाउन लगाते हैं, या फिर सारे मार्केट बंद करते हैं, बाजार बंद करते हैं, बैंक्वेट हॉल बंद करते हैं, या शादियों में या फ्यूनरल में रेस्ट्रिक्शन, तो ये तो एक तरीके के प्यूनिटिव मेजर्स हो जाते हैं जो सरकारों को लेने पड़ते हैं जब पब्लिक उनकी बात नहीं मानती। तो अगर हम सभी लोग इस चीज को समझें कि ये वायरस अभी हमारे बीच में है, गया नहीं है, इससे इन्फेक्शन लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और ये कभी भी सीरियस हो सकता है, तो फिर हम लोगों के लिए बहुत परेशानी पड़ जाएगी। तो ये है कि हम खुद ही सारी प्रिकॉशन फॉलो करें, जिससे कि सरकार को मजबूर होकर प्यूनिटिव मेजर्स ना लेने पड़े। हमें इस स्लोगन को अपना लेना चाहिए। रिंकी तिवारी जी, अगर आप हमें सुन रही हैं कि मास्क नहीं तो टोकेंगे, शायद इसको अपनाकर ही हम अपने आप को कोरोना से यानी ओमिक्रॉन से बचाव कर सकते हैं। बहरहाल, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अनिल। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसके लक्षण पहले वाले जैसे या उससे कुछ अलग हटके हैं? और दूसरा सवाल ये है कि इससे जैसे मास्क लगाने से कई क्लास में पढ़ाते समय बोला नहीं जाता स्पष्ट, तो उससे के लिए क्या करें? जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, देखिए, ये वाली बात तो आपकी सही है कि जब हम मास्क लगाते हैं तो हमें कुछ सांस लेने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, कुछ बोलने में भी, परंतु अगर आप लगा के अभ्यस्त होंगे या कुछ करेंगे तो धीरे धीरे करके उसकी आदत बन जाएगी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई देखिए, जान है तो जहान जी। अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो ये हमें उपाय करना ही पड़ेगा, चाहे उससे हमें थोड़ी सी परेशानी को ना हो। और दूसरा सवाल डॉक्टर जानना चाहते थे कि इनके लक्षण क्या हैं? हाँ, लक्षण ये देखिए, अभी जो डेल्टा वायरस आया था उसके लक्षण काफी गंभीर थे। उसमें बुखार तेज हो रहा था, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा था, कई बार कुछ परसेंटेज में निमोनिया हो रहा था, कुछ लोगों में गंध भी चली गई थी या सूंघने की शक्ति चली गई थी, और कुछ लोगों को निमोनिया होकर ऑक्सीजन की। अभी इसमें जो इतनी भी लक्षण सब जगह से आए विदेशों में, ये बहुत ही सामान्य लक्षण, हल्के से
खांसी, जुकाम, बुखार, गला से मसल दर्द है, किसी भी मरीज में जो है वो सीरियस नहीं हुआ है, उसमें निमोनिया नहीं हुआ है और उसमें गंध भी नहीं गई है, सूंघने की शक्ति नहीं है, तो ये अभी लक्षण हम कहते हैं बहुत ही हल्के हैं इसके लक्षण। लेकिन आगे ये कैसे भी देखिए बिहेव करेगा, लक्षण दिखाएगा या बिहेव करेगा, वो अभी कहना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे जैसे नई नई खबरें सब जगह से आती हैं, वैसे वैसे साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको आगे बढ़ाती है। जी, और हम अपने सुनने वालों को कहना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, पल पल हम कोरोना की हर खबर, उससे बचने के उपाय और उसको किस तरह से आप अपने से दूर रख सकते हैं, उसके उपाय हम लगातार आपको बताते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से केशव जी। केशव जी, स्वागत है आपका। हेलो केशव जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद लाइन कट गई है। डॉक्टर वार्ष्णेय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार मास्क की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ विशेष तरह के मास्क की भी जरूरत पड़ सकती है या आम मास्क जो हम लगा रखे हैं वही हमें लगाना चाहिए? नहीं, मास्क तो देखिए वही है, और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर N95 मास्क आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा मास्क होता है जो 95% सब तरीके के वायरस को रोक पाता है। अगर आप N95 नहीं एफोर्ड कर सकते तो जो सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर होते हैं वो ले लें, वो भी लगभग 60 से 70% तक प्रभावी होते हैं। अगर वो भी आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो कॉटन के बने हुए ट्रिपल लेयर मास्क लेंगे और उसमें अगर 2 मास्क लगा लें, एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन मास्क, या इवन 2 कॉटन मास्क भी लगा लें, तो वो भी 50 से 60% तक आपको बचा सकता, सुरक्षा दे सकता। मास्क वही है जी, अगर जो भी आप है, लेकिन सबसे बड़ा है जो भी आप मास्क पहने वो सही ढंग से पहने, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि कई बार कोई सा भी मास्क है, लोग उससे अपने मुंह को ढक लेते हैं, नाक छोड़ देते हैं, या नाक और मुंह बात करते हुए उनको लगता है हम बात नहीं कर पा रहे, या तो वो दोनों नीचे कर लेते हैं, केवल ठोड़ी पे लगा लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे तो आप चाहे कोई सा भी मास्क पहनेंगे वो वायरस आपके शरीर पर, और दूसरे वायरस जब मास्क पहने हुए तो बार बार मास्क को ऊपर नीचे करना, उतारना, या उसकी बाहर की सतह को छूना, फिर उससे अपने नाक और मुंह को छूना, उससे आपको संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये ना करें, जब मास्क पहनते हैं तो प्रॉपर ढंग से पहने और उसको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज करें। जी, हमारे श्रोता केशव जी हमसे अब जुड़ चुके हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार केशव जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी सेकंड डोज 18 नवंबर को लग चुकी है जी। अब सर जो थर्ड डोज आ रही है बूस्टर, वो हमें कब लगेगी? जी देखिए, अभी मैंने जैसे पहले कहा कि सामान्यतः जो हम बूस्टर डोज देते हैं वो 6 महीने के बाद देते हैं, तो इसीलिए अभी उसमें और धीरे धीरे गाइडलाइंस आती जाएंगी, और उसका जब आपका वो रजिस्ट्रेशन के ही थ्रू होगा, वो भी नैब के ही थ्रू होगा, तो उसमें जब आपका नंबर आएगा तो आपको बताया जाएगा। अगर आप अभी जो थर्ड डोज है वो केवल हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर जा रहे व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मामले पूरे विश्व में और विशेषकर अगर हम भारत की बात करें तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या हम मान के चलें कि धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जिस स्थिति में डेल्टा के वायरस ने सबको संक्रमित करके छोड़ा था? और वो देखिए, ये तो होता ही है। देखिए, कोई भी चीज इन्फेक्शन जो होता है, नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो जब हम लोगों ने सीरो सर्वे किया तो लगभग 90% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई, चाहे वो वैक्सीनेशन की वजह से हो या नेचुरल इन्फेक्शन। और नेचुरल इन्फेक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी हमें 18 साल के बच्चों को हमने वैक्सीनेशन नहीं किया, लेकिन उनका भी जब सीरो सर्वे किया गया तो उनमें भी 70-80% लोगों बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई, इसीलिए कि उनमें नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुतों को पता ही नहीं था, या बहुतों में बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। तो इसी तरीके से जब ये कोई भी इन्फेक्शन पूरे समाज में फैल जाता है तो वो हल्की बीमारी से उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये हमारा फिर बाद में बचाव करती है, और फिर ये जो वायरस है इसका रूप हल्का हो जाता है और वो माइल्ड सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा ही बिहेव करता है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं सुभाष जी गुड़गांव से। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बूस्टर डोज की अभी चल रहा है, हाँ, जो कितने वर्ष तक के लोगों को लगे, या 60 एज के बाद के लोगों को प्रारंभ होगा लगना,
या 18 के बाद तो लोग प्रारंभ होगा या बच्चों से लगना प्रारंभ होगा? प्लीज धन्यवाद बताइए डॉक्टर। देखिए, इसमें तो हमने लगातार बात की, शायद आपने पूरा हमारा प्रोग्राम नहीं सुना है जी। जो प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी वो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर जो लगभग 3 करोड़ के करीब है और 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं उनको चुना गया है। तो ये लगभग 10-12 करोड़ के करीब लोग होंगे टोटल मिला के। इनको पहले ये डोज दी जाएगी, उसके बाद फेजेज पे बाकी लोगों को भी कवर किया जाएगा। जी डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति सर दर्द, बुखार, थकान होती है या आम सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं तो उसे कितने दिन बाद अपना इस ओमिक्रॉन का टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, ये आवश्यक नहीं है। अगर आपको सबसे बड़ा है कि क्योंकि आज के समय में जब इस तरह के लक्षण आते हैं और खासतौर से कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो उसकी जांचें इसलिए की जाती है कि भाई ये इन्फेक्शन दूसरों को ना फैला दे। अगर आप अपने घर पे हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने को आइसोलेट कर लें, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है भी तो उससे दूसरों को ना फैले, आपके अपने घर के परिवार के व्यक्तियों को ना फैले, अपने पड़ोसियों को ना फैले, मित्रों को ना फैले, या जो भी आपके संपर्क में ना। तो आप बेस्ट है आप अपने को आइसोलेट कर लें। हाँ, गंभीर कोई लक्षण दिखाई दें, जैसे आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपको कोई बहुत उल्टी या दस्त लग गए या कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है, तो फिर उस समय जरूर अपने डॉक्टर को सलाह करें। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी प्रिकॉशनरी जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं या जब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे एक को ओमिक्रॉन आया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो आए उनको सरकार प्रिकॉशनरी की तरह इसलिए कर रही है कि ये देखने के लिए कि ये वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और हम उनको आइसोलेट कर सकें जिससे ये वायरस और फर्दर ना फैल सके। परंतु सामान्य व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। जी डॉक्टर, ऐसी स्थिति में जब अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसे क्या फिर वही अभी से 2 मास्क का प्रिकॉशन लेना जरूरी हो चुका है क्या? मेरे ख्याल में वो अच्छी बात होगी अगर वो मास्क पहनता है। मैंने कहा अगर N95 मास्क पहनते हैं तो सिंगल मास्क काफी, परंतु अगर आप सर्जिकल मास्क या कॉटन के मास्क पहनते हैं तो डबल मास्क पहने तो और ज्यादा सुरक्षा मिलती है। जी डॉक्टर साहब, हम आपके माध्यम से एक बार फिर लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे, आप चाहें तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं और किस तरह से अपने आप को मैं फिर वही कहूंगा कि वायरस अभी हमारे बीच में है, गया नहीं है। हम लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, अनावश्यक चिंता भी नहीं करनी है, लेकिन सावधानी बहुत बरतनी है। और सावधानी वही है कि हम लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी पिछले हम काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि हम अच्छा मास्क पहने, सही तरीके से मास्क पहने, सामाजिक दूरी जितनी हो सकती है वो बना के रखें, अनावश्यक भीड़ ना करें और अपने हाथों की लगातार सफाई करें। और अगर वैक्सीनेशन हमारा उपयुक्त है, हम उसके पात्र हैं, तो अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये सब चीजें हम करेंगे तो न केवल हम ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस या जो और भी नए इसके स्वरूप आएंगे उनसे अपने को बचा पाए। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि बच्चों को 3 जनवरी से टीके और बीमार बुजुर्गों को 10 तारीख से तीसरी डोज लगनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर देश की स्थिति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड के नए वेरिएंट, जिसे हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं, उसके पहली बार जो है वो 8 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम और देश के और क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 290 नए कोविड संक्रमण मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। थोड़े से और अपडेट अगर आपको बताएं तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में कल से रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और ये फैसला जो है कोविड के जो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। रात का जो कर्फ्यू है वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। बहरहाल इतनी सारी जानकारी हमने आपको दी है और लगातार हम आपको ओमिक्रॉन और कोविड से बचने की जानकारियां देते रहे हैं। आज एक बार फिर आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि जब भी बाहर निकलिए मास्क लगाकर रखिएगा, सामाजिक दूरी का पालन कीजिएगा, क्योंकि आपको अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचाना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A. K. वार्ष्णेय।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।